जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस स्टडी विद अभी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो भाई आप लोग खुश तो बहुत होंगे क्योंकि जिसका इंतज़ार था वो आपका वैकेंसी आ गया है। ठीक है, तो चर्चा विशेष नहीं होगा, सब कुछ आपको मालूम है। बस इतना कहना है एक लाइन में कि आज से अभी से 90 दिन अपने आप को ऐसे बांधो, मात्र 90 दिन अपने आप को ऐसे बांधो कि फिर पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ भी लेकिन किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। शादी विवाह त्यौहार घूमना घामना पिक्चर सिक्चर कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, वो भी कायदे से। ठीक है, तो भाई ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 90 दिन अपने आप को बांध लो, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, और आज आप एक बात समझ लीजिए कि अभी तक आपको हम मैथ में जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, चाहे वो सिलेक्शन वाला प्रैक्टिस सीरीज हो जिसमें 20 सेट्स है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको कंप्लीट देखिए। ठीक है, अभिषेक सर इंडियन जीके जीएस का लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी, उनको देखिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और ये वाला जो चल रहा है अभिषेक सर और हम लोग का जो मिक्स चल रहा है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, हर एक चीज़ को कायदे से देखिए। ठीक है, और ये अपना ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ठीक है, 2 मिनट समझ लो मेरा बात, शांति से काम का बात बता रहे हैं। ठीक है, मैथ्स इस पे आपको 299 का मिल जाता है, पूरा अरिथमेटिक प्लस एडवांस। ठीक है, अरिथमेटिक प्लस एडवांस। फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है कि ये अब लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो आपके पास सारा का सारा वीडियो अवेलेबल होता है, आप जल्दी से जल्दी देख के इसको निपटा सकते हो। और एक बार देखने के बाद ऐप में ऐसा फीचर दिया है कि आप उसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो रिवीजन के लिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन मायने रखता है। ठीक है, इसको भूलना मत कभी। और जो लोग कहता है ना कि जीके जीएस से सिलेक्शन हो जाएगा, मानते हैं हो जाएगा, सबका नहीं होगा भाई, जिसका बहुत मजबूत होगा ना उसी का होगा। जीके जीएस में गलती होना है, तो जहाँ जहाँ आपका गलती होगा ना, वहाँ वो चीज़ आपका ये वाला पोर्शन मैथ आपका साथ देगा, रीजनिंग आपका साथ देगा, कंप्यूटर आपका साथ देगा, तो छोड़िएगा मत। ठीक है, मायने रखता है। तो इसके साथ साथ आपको अरिथमेटिक प्लस एडवांस का कंप्लीट वीडियो बाइलिंगुअल मिल जाता है। और जैसे ही आप मैथ का कोर्स लेते हैं, आपको मैथ का टेस्ट सीरीज जो कि हर संडे को होता है फ्री में अवेलेबल है, या आप अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 75 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, अभिषेक सर का जनरल साइंस 499 का है, कंप्लीट साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके अलावा और जो भी होता है कंप्लीट है। ठीक है, आप इनको भी एक्सप्लोर करिए। ठीक है, रीजनिंग अभी शुरुआत हुआ है, नंबर सीरीज चल रहा है, इसमें भी आपको बहुत जल्दी मतलब एटलीस्ट आप यूँ समझ लीजिए कि 50 दिन में ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स एकदम सारा का सारा टारगेटेड है, पूरा कंप्लीटली एकदम बेस्ड है जेएसएससी के ऊपर। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर का जो टेस्ट सीरीज है ना, ये 10 टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपको फ्री मिल रहा है, तो भाई ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और पूरा का पूरा सबका फ़ायदा उठाइए, सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, आप देखिए, आप कंप्यूटर पढ़ेंगे और टेस्ट यहाँ लगाएंगे, पढ़ेंगे मैथ टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, साइंस के लिए अभिषेक सर का कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ये बैच है। ठीक है, अभी सब चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि 3 महीना आप अपने आप को एंगेज कर सकते हैं इसके लिए एकदम तगड़ा तरीका से, ऐसा ना कि झोल फांसबाजी वाला नहीं, ठीक है, बतौलाबाजी वाला बात नहीं। ठीक है, अभिषेक सर बोलते हैं बतौलाबाजी मत करिए। ठीक है, तो आप लोग भी बतौलाबाजी मत करिए और चुपचाप इन सब कोर्स में पढ़िए अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, साथ ही साथ देखिए, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 2 मिनट का हम समय लिए आपसे, तो ये सारा का सारा चीज़ है, आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप इस टेलीग्राम पे अगर कुछ आपको इंक्वायरी करना है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट, या लिंक में आपका नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करते हैं एकदम तगड़ा सवाल से, मज़ा आ जाएगा। जितना भी तरीका का बैच झारखंड में चल रहा है सबको बुला लीजिए, एकदम कायदे से निपटाएंगे सबके साथ में। एक एक सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए, यहाँ से यहाँ तक सवाल है, इधर आपका 4 ऑप्शन है। देखने में सवाल लंबा चौड़ा है, और जो लोग ट्रिक सिखाते हैं ना, उनको बता दो कि
कि जब ऐसा सवाल आएगा ना तो हवा टाइट हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर कंसेप्ट नहीं है ना तो ये सवाल आपसे छूट जाएगा। और अगर ऐसा सवाल पूछ दिया तो छूटना तय है। मुश्किल नहीं है, हम फिर से बता रहे हैं, बिल्कुल आसान है। तो ट्रिक जो ट्रिक का बात करता है वो फर्जी है बिल्कुल। कंसेप्ट का बात करिए, सिलेक्शन कंसेप्ट से होगा, ठीक है। और जब आपके अंदर कंसेप्ट भर जाएगा ना तो ऐसा शॉर्टकट आप खुद निकालोगे कि जब तक 10 लोग सोचते रहेंगे तब तक आप आंसर करके निकल जाओगे। ये ताकत है कंसेप्ट का, ठीक है। तो सवाल कहता क्या है, ध्यान से पहले समझिए। कहता है कि 30 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी कार्य का 2 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 10 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, ये सवाल है। आगे बोला है कि उपरोक्त प्रश्न को हल करने के लिए चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें व्यवस्थित कीजिए। अब ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है 4 स्टेप में, 1, 2, 3 और 4। कहता है इस स्टेप को आपको ना व्यवस्थित करके आंसर देना है कि आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा और चौथा कौन सा होगा। तो ये स्टेप आप तभी बता सकते हैं ना जब आपके पास कंसेप्ट रहेगा। और कंसेप्ट नहीं रहेगा तो ढूंढते रह जाएगा कि पहला स्टेप में हम क्या लिखेंगे और दूसरा स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ज़रा समझिए, सवाल है आपका M1D1H1 से, ठीक है। तो भाई कहता है कि 30 आदमी एक काम को 8 दिन प्रति घंटे काम करके 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए 3 नंबर कि M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। देख भाई, जो लोग मेरा कोर्स वाला देख रहा है ना, सब बताए हैं, तुम लोग को सब बताया है, ठीक है। ध्यान से देखो और प्रैक्टिस करो, सबको ही देखो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा ये मेरा फॉर्मूला वाला M1D1H1 W1 इक्वल टू M2D2H2 और W2, ठीक है। मतलब तीसरा, तो भैया तीसरा 2 में है, ना तो A होगा ना तो D होगा, ठीक है, फॉर्मूला वाला। अब दूसरा, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे कि क्या क्या दिया है, तो 30 आदमी 8 घंटा 16 दिन, तो पहला 30 गुना 8 गुना 16, और काम क्या है, काम को हम मान लेते हैं X, मतलब ये वाला सेकेंड नंबर ऑप्शन। तो उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर पे जाएंगे, हम लोग दूसरा स्टेप पे जाएंगे। इसके बाद अब यहाँ ध्यान से देखिए कि भाई यहाँ भी X है और यहाँ भी X है, ये X इस X से कट जाएगा, मतलब यहाँ से हमको M2 का वैल्यू मिलेगा। तो उसके बाद जो मेरा तीसरा स्टेप होगा वो ये होगा कि M2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 12 गुना 10 नीचे आ जाएगा भागा में और X इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये 2X ऊपर चला गया, तो ये M2। और चौथा स्टेप में M2 इक्वल टू 64 आएगा, क्योंकि पूछा है कि कितना आदमी का आवश्यकता होगा, तो दूसरा ग्रुप में 64 आदमी चाहिए, मतलब तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। तो देखिए तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, सी भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सवाल बनाना नहीं था मेरे भाई, ये सवाल बना दिया है, 4 स्टेप में बनाया है, बोला कि इसको अरेंज करिए। तो बहुत बड़ा बेसिक चाहिए, इसमें आपको ये चीज़ आना चाहिए कि पहले आदमी क्या सोचेगा, फॉर्मूला, उसके बाद जो जो वैल्यू दिया होगा पुट कर देगा, मतलब सेकेंड स्टेप। फिर यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो जी M2 का वैल्यू निकल के आएगा, क्योंकि देखो ये X इस X से हमारा कट जाएगा, यही ना हम इसको काट देंगे, ठीक है। तो ये 3rd नंबर स्टेप में जाएगा। फिर अब इसको करेंगे कैलकुलेशन, तो भैया M2 का वैल्यू यहाँ 64 मिलेगा, मतलब तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, 4 स्टेप दिया है, चारों स्टेप को हम सजा दिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब सवाल को बनाने स्मार्ट बनिए थोड़ा, ठीक है, सब कुछ जानना होगा तब जाके मज़ा आएगा, नहीं तो इसी में घूमते रह जाएंगे, क्या दिया है पहले क्या लिखेंगे, समझ में आया। ये आपसे बेस पूछा है, ठीक है। देखिए एवरेज से सवाल है, बल्लेबाज वाला सवाल है,
कोर्स में हम एक एक सवाल बताए हैं इस पर, ठीक है, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, ठीक है। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया, मतलब 2 पारी के बाद, 11वीं और 12वीं पारी के बाद। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में, पिछली एक पारी मतलब 11वीं पारी में, पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाया, मतलब 11वीं पारी से 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाया, 11वीं इनिंग से 16 रन अधिक बनाया 12वीं इनिंग में, ठीक है। तो उसने 11वीं पारी में कितना रन बनाया? सिंपल सवाल है, बेसिक तरीका रखते हैं, सबको समझ में आएगा और परीक्षा में सब बना के आएगा, ठीक है। ट्रिक के झोल झाल में आपको नहीं फंसाते हैं। जब आप बेसिक समझ जाएंगे तो आप खुद ब खुद शॉर्टकट निकाल लेंगे, ठीक है। बस कैलकुलेशन पे कमांड रखिएगा। तो भैया 10 पारी के बाद उसका एवरेज स्कोर कितना? 52 हो गया, मतलब 10 पारी तक उसका हर पारी का एवरेज स्कोर कितना था? 52। तो 10 पारी तक टोटल स्कोर, टोटल रन कितना हो गया? 10 गुना 52 मतलब 520 रन हो गया, ठीक। अब 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर बढ़ के 54 हो गया, मतलब 12वीं पारी तक जब वो 2 पारी और खेला, 10 के बाद 11वीं और 12वीं, तो उसका एवरेज स्कोर बढ़ गया 54 हो गया। मतलब अब हर एक पारी का एवरेज स्कोर 54 रन हो गया, ठीक है। तो 12 पारी में वो टोटल कितना रन मारा? 12 गुना 54, कैलकुलेशन समझिएगा, 12 गुना 54, हर एक पारी में 54 रन, तो 12 पारी खेला, कितना रन? 12 गुना 54, तो 12 गुना 54 मतलब 12 चौके 48, 12 पच्चे 60 और 4 64, 648 रन। तो 12 पारी में टोटल 12 पारी मिला के कुल रन कितना? 648, और 10 पारी का कुल रन कितना? 520। तो 648 में 520 को घटा देंगे तो सर कितना बचेगा? 28 और 128 रन। 128 रन ये 2 पारी का रन हुआ, 11वीं और 12वीं का। देखिए 12 पारी, इस 648 रन में 520 रन तो 10 पारी का है, पिछला 10 पारी का है, मतलब 648 में 520 को घटाएं तो 128 रन बचा। अब इस 128 रन में 2 पारी का रन है, 11वीं और 12वीं। कहता है कि यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाया, तो अगर वो 11वीं पारी में x रन बनाया तो 12वीं पारी में x प्लस 16 रन बनाया, और 11वीं पारी और 12वीं पारी मिला के 128 रन हो गया। तो इधर x प्लस x 2x बराबर, ये इधर 16 इधर जाके घट जाएगा, तो 128 में 16 गया तो 112 बचा, और x का वैल्यू 112 का आधा 56 रन, मतलब 11वीं पारी में वो 56 रन बनाया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। देख लीजिए कितना कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन अपने ऊपर है, ठीक है। आप जितना कैलकुलेशन को शॉर्ट में कर सकते हैं, समय आपका कम लगेगा, सीधा सा बात है। कैलकुलेशन बढ़ा, समय बढ़ा। मैथ में समय कहाँ लगेगा? कैलकुलेशन में लगेगा। इसीलिए रीजनिंग में समय कहाँ लगेगा? सोचने समझने में लगेगा। इसीलिए पढ़ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। अभी समय है, 90 दिन खुद को बांधिए जरा, ठीक है। तो भाई 11वीं पारी में 56 रन बनाया। अगर हमसे पूछता कि 12वीं पारी में कितना रन, तो भैया 56 में 16 जोड़ देते, 56 में 16 जोड़ देते, 56 और 10 66 और 6 72 रन। 12वीं पारी में 72 रन बनाया। तो पूछा है 11वीं पारी में 56 रन बनाया। देखिए ध्यान से समझिएगा सवाल को। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में रेशियो मेथड मालूम है तो सवाल हवा हो जाता है, चाहे कोई भी सवाल हो हाइट एंड डिस्टेंस का। समझिएगा ध्यान से। देखिए कहता है कि एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक फिगर बना के आपको हम आंसर क्लियर कर देंगे, आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है। रेशियो याद होना चाहिए आपको। तो भाई यहीं पे बनाते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए कि ये आपका एक इमारत है, ठीक है। इसका शीर्ष यहाँ पे होगा और ये आपका बगल में एक भैया ये हमारा टावर है, ऐसे टावर खड़ा है, ठीक है। तो दोनों सेम आधार पे है, ठीक है, दोनों सेम आधार पे है। कहता है कि इमारत के शीर्ष से ना हम एक बार
टावर का शीर्ष को देखते हैं और एक बार टावर के आधार को देखते हैं, पाद को देखते हैं, बेस को देखते हैं। ठीक है, देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अवनमन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। जब ऐसे नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है और ऐसे ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक, हिंदी में उन्नयन और अवनमन कोण। जरा ध्यान दीजिए, इसके पैरेलल हम एक लाइन यहाँ खींचते हैं ऐसे। ठीक है, आपको समझाने के लिए नाम दे देते हैं। इसको हम ए नाम दिए, इसको बी नाम दिए, इसको सी नाम दिए, इसको डी नाम दिए और इसको ए नाम दिए। जरा ध्यान से देखिए, उन्नयन कोण 60 है, उन्नयन और अवनमन। तो उन्नयन कोण 60 है, मतलब जब हम यहाँ से टावर के शीर्ष को देख रहे हैं तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, और जब यहाँ से हम टावर के आधार को देख रहे हैं तब 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये मामला दिया है। कहता है कि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है, ए से ई का जो लेंथ है वो 5 मीटर है। तो एक बात बताइए, क्या बी से सी का भी लेंथ 5 मीटर होगा? बोलेंगे सर बिल्कुल सही है। अब अगर ये ई से ई 5 मीटर है और यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 30 के सामने वाले साइड का रेशियो क्या होता है 1, और यहाँ 30 है तो यहाँ 60 है। समझने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, 30 के सामने क्या होता है 1 और 60 के सामने होता है √3। तो 1 का वैल्यू क्या है 5 मीटर, तो इसका वैल्यू क्या होगा 5√3 मीटर। तो भैया ए बी का लेंथ क्या हो गया 5√3। अब एक बात बताइए, ए बी और ई सी इक्वल है? बोले सर इक्वल है। ए बी और ई सी हमारा क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर ए बी हमारा 5√3 है तो ई सी भी हमारा कितना हो जाएगा 5√3 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए डी सी ई में ये एंगल 60 डिग्री है, तो भैया 60 के सामने का रेशियो क्या होता है √3। अगर ये 60 है तो ये हमारा कितना होगा 30 डिग्री होगा, और 30 के सामने क्या होता है 1 रेशियो, 1 का अनुपात होता है। तो 1 का वैल्यू 5√3 है, तो यहाँ पे √3 है, तो √3 का वैल्यू 5√3 इंटू 5√3, तो ये √3 इंटू √3, 3 और 5 तिहाई 15, मतलब डी से सी का लेंथ क्या होगा 15। अब हमसे पूछा है टावर का ऊंचाई, मतलब बी से डी का, तो भैया बी से सी 5 मीटर और सी से डी 15 मीटर, 5 और 15 20 मीटर हमारा आंसर हो जाता है बिना 10 कोट का फॉर्मूला लगाए। अगर आपको रेशियो याद है तो, नहीं याद है तो समझिए, चीज़ों को याद करिए। ठीक है, याद करिए इसको। देखिए सवाल को, ज्योमेट्री का छोटा सा सवाल है लेकिन कितना कंसेप्ट लगता है ध्यान से समझिएगा, और एक एक चीज़ आपको समझना भी है और याद भी हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि एक ट्रायंगल ABC में एंगल A = 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC में कोण B हमारा 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। ठीक है, BC बराबर 15 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। यदि ट्रायंगल ABC का अंतःवृत्त बनाया गया तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया गया, उस सर्कल का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सही है ना? हाँ, उस सर्कल का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले फिगर देखिए, ज्योमेट्री में जैसे आप फिगर समझ जाते हैं और आपको थ्योरम याद है तो सवाल को सॉल्व करने में सेकंड भी नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो भाई ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझिएगा, समझाते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा देखिए, अब एग्जाम आपके सामने है और अगर अभी से आप नहीं समझे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो भैया एंगल बी हमारा यहाँ पे समकोण है। ठीक है, एंगल बी है, इसको ए माने और इसको सी माने। BC का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और AB का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप ट्रिपलेट लगा दीजिए, 8, 15, 17 हमारा क्या होता है ट्रिपलेट है, मतलब AC कितना हो जाएगा 17 होता है। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर एक अंतःवृत्त बनाया गया। अंतःवृत्त मतलब जो तीनों भुजाओं को ऐसे अंदर से टच करेगा। ठीक है, अंतःवृत्त है, इसका ये हमारा सेंटर है और ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है R।
ठीक है। तो जब समकोण त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त बनाया गया और उस सर्कल का आपको रेडियस निकालना है, तो आपको याद रखना है कि r बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को क्या एस से डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर, इसको लिख देते हैं पूरा सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। रेडियस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। अब जरा ध्यान से देखिए, तो भैया इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और 15, 23 और 17, कितना 23 और 17 40, और 40 का आधा 20, मतलब इसका सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा, अपॉन ऊपर सेमी पेरीमीटर, और ऊपर क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है 15 और हाइट कितना है 8, 2 से निपटा दीजिए 4 बार में, 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो भैया ऊपर क्या हो गया, नीचे हो गया 20 सेंटीमीटर, ऊपर हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर को काटे तो क्या बचा सेंटीमीटर, मतलब 20 तिहाई 60, 3 सेंटीमीटर क्या बना इसका, इस रेडियस का, इस सर्कल का रेडियस क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल का आपको रेडियस मिला, चाहे क्षेत्रफल पूछे, चाहे परिमाप पूछे, चाहे कोई भी कुछ भी आपसे पूछ ले, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो अगर सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और ऑप्शन में देखिए पाई 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 पाई, तो पाई को छोड़ दीजिए, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई और आर के जगह पर 3 का स्क्वायर 9, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इसको अपने याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, तभी जाके मज़ा आएगा, ठीक है। और जब एक चीज़ और यहीं पे समझ लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए, अगर ये सर्कल ट्रायंगल के बाहर बनता, परिवृत्त जिसको कहते हैं, ठीक है, सर्कम सेंटर परिवृत्त, तब जो रेडियस होता है ना वो इसका हाइपोटेनस का आधा होता है, तब जो रेडियस होगा वो 17 का आधा हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, वॉल्यूम से सवाल है, कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, शंकु का जितना हाइट है उतना ही रेडियस है, मतलब h बराबर r है, ठीक है, का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है, मतलब जितना वॉल्यूम शंकु का है, कोण का है, उतना ही वॉल्यूम अर्धगोला का है, ठीक है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए सिंपल सा भाषा में आपको समझाते हैं, पहले आपको आइडिया देते हैं, थोड़ा सा फिगर बना के समझना भाई, एग्जाम का डेट आ गया है, ठीक है। तो मेरे भाई ये हमारा शंकु है, देखो ये हमारा शंकु है, हम चाहते तो सीधा फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ठीक है। तो जितना इसका हाइट है ना उतना ही इसका आधार का त्रिज्या भी है, मतलब h बराबर r हम लिख दिए, इसका शंकु का हाइट h माने और इसका रेडियस छोटा r माने। अब एक अर्धगोला है, यहाँ पे ऐसे अर्धगोला है, ठीक है, ऐसे अर्धगोला है, और इस अर्धगोला का जो रेडियस है ना उसको हम माने बड़ा r, ठीक है। तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर है और यहाँ पे h बराबर r लिख देना है, करना कुछ नहीं है। इधर समझिए, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो r बराबर h है, मतलब हम सीधा r³ लिख देंगे, बराबर अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³, 2/3 पाई और r³। देखिए ये चीज़ मालूम है कि पाई से पाई हमारा उड़ जाता तो हम कभी ना लिखेंगे, ठीक है, 3 से 3 हमारा उड़ जाएगा, कभी ना लिखेंगे। तो कहता है कि शंकु और अर्धगोला का त्रिज्या, शंकु और अर्धगोला का त्रिज्या, तो शंकु r³ और अर्धगोला का कैपिटल R³ बराबर 2/1। तो भैया r ये क्यूब रूट ऊपर चढ़ जाएगा तो r/r क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा क्यूब रूट 2 अपॉन क्यूब रूट 1, क्या 1 हो जाएगा, मतलब क्यूब रूट 2 इज टू 1, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया? एकदम बेसिक सवाल है, आसान सवाल है, और आपको बनाना भी है, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी मारते जाना, ठीक है। तो भाई पाप लगेगा, क्या लगेगा, पाप लगेगा, खाना हजम नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा शेयर मार देना और समझिए सवाल को। ये इसी टाइप का सवाल आपका जो है सचिवालय के एग्ज़ाम में आया है 2016 वाला में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ, क्या मालूम फिर से रिपीट मार दे पैटर्न, ठीक है, इसीलिए ये सवाल हम लेके आए हैं। आसान कहता है कि संख्या 8337499502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। तो स्थानीय मान और अंकीय मान नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है, हम पढ़ाए हैं। तो भैया स्थानीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू होता है जो दिखता है वही उसका वैल्यू है, और जो प्लेस वैल्यू है मतलब अंक कितनावें स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, हजार के स्थान पर है, ये होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो जी कहता है 4, तो 4 कहाँ पे है सर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 40,000वें स्थान पर है। तो 4 के बाद जितना अंक है उतना 0 लगा दीजिए। 4 के बाद कितना, 4 अंक है तो 4 0 लगा दीजिए, ठीक है। 4 जो है 40,000वें स्थान पे है, ठीक है। और 2 कहाँ है, इकाई के अंक पे है, तो ये आपका 2 इकाई के अंक पे है, इनका अंतर यही पूछा है। तो भैया 40,000 में 2 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 39,998 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से सवाल रहता है, नंबर सिस्टम में हम आपको पढ़ाए हैं, बताए हैं, ठीक है। इस सवाल को अलजेब्रा का सवाल है, ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि सवाल का आंसर आप जल्दी से जल्दी दे सकेंगे, ठीक है। ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट से बताएंगे, ठीक है भाई। अगर इस सवाल को सोल्व करना है तो कहता है कि व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन x² + ax + b को यदि x + 3 से भाग दिया जाता है तो शेष -1 बचता है, ठीक है। मतलब यहाँ से x + 3 = 0 लिखेंगे और x का वैल्यू आएगा -3, और फिर इस -3 को x के जगह पर रखेंगे और इक्वल टू -1 करेंगे, जो बेसिक है हमारा, ठीक है। और सेम काम हम दूसरा वाला एक्सप्रेशन के साथ भी करेंगे, तब जाके 2 इक्वेशन बनेगा, a और b का, फिर दोनों को सोल्व करेंगे तब a और b का अलग अलग वैल्यू मिलेगा, क्योंकि वैल्यू हमसे पूछा है a + b का। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम एक ही एक्सप्रेशन से आंसर ला सकते हैं। कैसे, देखिएगा, कहता है -1 प्राप्त होता है, और व्यंजक x² + bx + a को जब x - 3 से भाग दिया जाता है तब शेष 39 प्राप्त होता है। तो a + b का मान क्या है, क्वेश्चन सही है ना, x² + bx + a और x² + ax + b, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, तो जब हम इस इक्वेशन को x + 3 से भाग देते हैं तो शेष क्या मिलता है, -1। इसका मतलब ये है कि x + 3 से भाग देते हैं तो आप कहेंगे सर x + 3 = 0 होगा और x = -3 होगा। अब x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और इसके इक्वल टू में -1 को लिखेंगे, क्योंकि शेष -1 बचता है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ax, तो a × -3, तो माइनस प्लस यहाँ पे -3a हो जाएगा, एक ही बार लिख दे रहे हैं, प्लस b बराबर इधर कितना लिखेंगे, -1। अब जरा ध्यान से देखिए, -3 का स्क्वायर क्या 9 होगा, और 9 इधर जाएगा तो फिर से -9, मतलब 3a + b बराबर -1 और -9 -10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको जो चीज़ समझाना चाहते हैं, कंसेप्ट वाला बात है, समझिएगा। हमसे a और b का वैल्यू पूछा है, तो अगर हम इसमें a और b का वैल्यू अगर सोच सकते हैं जिससे ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर जाता है, तो -3a + b बराबर -10 लाना है, तो a का वैल्यू क्या रखें और b का वैल्यू क्या रखें कि इधर भी -10 मेरा मिल जाए, क्योंकि हमें जो आंसर देना है वो a + b जोड़ के देना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर देखिए ये बात प्रैक्टिस से आएगा, ठीक
ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप जो है 30 मार्क खान हो जाएगा, कोई भी नहीं, हम भी नहीं। हम ऐसे कई सवालों पे प्रैक्टिस लगाए हैं, दिमाग लगाए हैं, माथा रगड़े हैं, तब जाके ये चीज़ आया है। ठीक है। तो जैसे ही आप a का वैल्यू 6 रखिएगा और b का वैल्यू 8 रखिएगा, तो यहाँ 6 तिहाई 18 माइनस 18 प्लस 8, तो माइनस 18 प्लस 8 कितना, माइनस का 10 हो जा रहा है। तो इधर भी माइनस का 10, इधर भी माइनस का 10, सेटिस्फाई कर गया। समझिए, कंसेप्ट वाला बात बता रहे हैं आपको। a के जगह पे हम 6 सोचे, b के जगह पे हम 8 सोचे, क्योंकि a का वैल्यू मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो -3 गुना 6 माइनस 18 और प्लस का 8, तो माइनस 18 प्लस का 8 बराबर माइनस का 10। तो इधर भी आ गया मेरा माइनस का 10। हमसे पूछा है a प्लस b, तो a प्लस b 6 और 8 कितना, 14, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये चीज़ हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, पहला बार में पल्ले ना पड़े, लेकिन एग्जाम में करने का बहुत सही तरीका है ये, तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन ये मिला जो बेसिक है इस सवाल को करने का, अब हम आपको वो बता रहे हैं। इसी तरीक़ा से अब की बार x-3 से इसको भाग देना है, तो भैया इसको हम क्या लिखेंगे, x-3 बराबर 0 है, तो अब की बार x का वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे इतना इक्वल टू 39 को लिख देंगे, तो x का वैल्यू 3 होगा, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3b प्लस a बराबर 39, और ये हो जाएगा 3b प्लस a, और 39 में 9 जाएगा 30। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तब आपका a और b का वैल्यू आएगा। तो हम यहाँ भी तो सोच सकते हैं, यहाँ हम b को क्या रखें, 8 रखें, तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम यहाँ b की जगह पर 8 और a की जगह पर 6 रखते हैं, तो 8 तिहाई 24 और 6 30 बराबर 30 हो गया, सेटिस्फाई हो गया ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस मेथड से, और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है। सवाल को देखिए, पहले वीडियो को पॉज मारिएगा, फिर सवाल को लगाइएगा, फिर समझ में नहीं आएगा तो देखिएगा। ठीक है। एग्जाम नज़दीक है, ध्यान से एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ठीक है। कहता है कि a और b किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है जी। a कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ा, a को कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ा, और इसी कारण से कार्य पूरा होने में 16 दिन लग गए। ठीक है जी। यदि अकेला a इसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, तो b काम खत्म होने से कितने दिन पहले, नहीं तो काम खत्म होने से कितने दिन पहले a छुट्टी पर चला गया। सिंपल सा बात है। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि a और b अगर मिल के काम को करता तो काम कितना दिन में समाप्त होता, तो जी 12 दिन में। और ये क्या है, हमारा कंप्लीट डाटा है। और a के बारे में क्या बोला है कि अगर a अकेले काम को करता तो 21 दिन लेता। तो भैया टोटल काम पहले निकाल लेते हैं, तो 12 और 21 का एलसीएम 84, 12 से 7 बार में, 21 से 4 बार में। ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, a हर दिन कितना काम करता है, 4 यूनिट, और a और b मिल के हर दिन कितना काम करता है, 7 यूनिट। तो a हर दिन काम करता है 4 यूनिट, a और b दोनों मिल के काम करता है 7 यूनिट। इसका मतलब ये है कि b हर दिन 3 यूनिट काम करता है। बोले जी मामला समझ गए। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों काम शुरू किया साथ में, लेकिन काम खत्म होने से कुछ दिन पहले, अगर दोनों साथ में काम करता तो काम 12 दिन में कंप्लीट हो जाता, लेकिन काम खत्म होने से कुछ दिन पहले जो है एक काम छोड़ के चला गया, और अब काम खत्म होने में 12 दिन के जगह 16 दिन लग गया। इसका मतलब ये है कि भैया ए छोड़ के गया है ना, मतलब बी जो है शुरू से लेके आखिरी तक काम किया है, मतलब बी पूरा का पूरा 16 दिन काम किया है। तो बी 16 दिन में कितना काम किया होगा, आप कहेंगे सर बी हर दिन 3 यूनिट काम कर सकता है, तो 16 दिन में वो 48 यूनिट काम किया, 48 यूनिट काम किया होगा बी। अब भैया टोटल काम करना कितना था, 84 यूनिट, इसमें से बी कितना काम किया, 48 यूनिट। बाकी का काम करके कौन गया होगा, ए गया होगा ना, बाकी का काम करके ए गया होगा।
तो 84 में से 48 घटा, 84 में से 48 घटा 14 में 8 या 3 6 36, तो ये 36 यूनिट काम बच गया। ये 36 यूनिट काम कौन करके गया? सर ए करके गया, ए करके गया। तो ए मेरे भाई, ए जो है 36 यूनिट काम करने में कितना दिन लेगा? ए 36 यूनिट, ए 36 यूनिट काम करने में कितना दिन लेगा? ए हर दिन 4 यूनिट काम करता है, तो 36 यूनिट काम करने में 36 भागा 4 9 दिन लेगा। मतलब ए जो है शुरुआत से 9 दिन काम किया। पूछा है कि ए कितना दिन पहले छुट्टी पर चला गया, तो भाई मेरे काम कितना दिन तक चला? 16 दिन पर, 16 दिन तक। और ए 9 दिन तक काम किया, मतलब 7 दिन पहले छुट्टी पर चला गया। 16 दिन में से 9 दिन ही ए काम किया, 7 दिन सिर्फ बी काम किया अकेले। तो आंसर मारने में गलती मत करिएगा, ऑप्शन दोनों है, 9 दिन 7 दिन। तो आप कहेंगे सर ए 9 दिन काम किया। आपसे ये चीज़ नहीं पूछा है कि ए कितना दिन काम किया, ये नहीं पूछा है। पूछा है कि ए कितना दिन पहले छोड़ दिया। तो ए 9 दिन काम किया, टोटल काम चला 16 दिन, मतलब 16 दिन में वो शुरुआत के 9 दिन काम किया, मतलब 7 दिन पहले वो काम छोड़ के चला गया। तो आंसर को सावधानी से टिक करिएगा, ठीक। सवाल को एकदम सिंपल सवाल है। कहता है कि जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 था, जबकि निकेल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकेल का क्रमशः अनुपात क्या है? तो भैया रेशियो को बांट दिया है, एलिमेंट 3 ही है, ठीक है। तांबा है, जस्ता है, निकेल है, लेकिन रेशियो को 2-2 के साथ मिला दिया है, तो इनको इक्वल करना होगा। तो क्या क्या है? तांबा से जस्ता का अनुपात 17:7 है, और यहाँ पे निकेल से जस्ता का अनुपात दिया है 4:3। तो भैया जस्ता यहाँ भी है, जस्ता यहाँ भी है, और दोनों जगह रेशियो अलग अलग है, इसको करना होगा बराबर। तो इसको इसको पहले सजा के लिखिए। तांबा से जस्ता है ना, तो हम इसको जस्ता से तांबा लिखते हैं। देखिए हम इसको ऐसे लिखे, जस्ता अनुपात तांबा, ठीक है। तो जी जस्ता 7 है और तांबा 17 है, ठीक है। जस्ता अनुपात तांबा, यहाँ पे निकेल से जस्ता है, नहीं तांबे से जस्ता। अच्छा इसी को ऐसे रखते हैं, तांबा अनुपात जस्ता कितना दिया है? 17:7। रेशियो को बराबर करना तो आप जानते ही हैं, सिखाए हैं आपको, ठीक है। और फिर है निकेल से जस्ता, तो ये जस्ता को पहले रख देते हैं और फिर इधर रख देते हैं निकेल, ठीक है, निकेल, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ निकेल से जस्ता 4:3 है, तो जस्ता से निकेल 3-4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जस्ता यहाँ भी है, जस्ता यहाँ भी है, इसको करना होगा बराबर। तो सिंपल सा मेथड है, 3 को 17 से गुना कीजिए 51, और 3 को 7 से 21, फिर 7 को 3 से तो 21 ही आएगा, और 7 को 4 से 28। बड़ा ही सिंपल सवाल था। तो 51, तो पूछता है तांबा जस्ता निकेल, तो तांबा जस्ता निकेल हो गया। 51, 21 और 28 किस में है? किस में है? डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये सब तरीका बताए हैं, भूलिएगा मत, ठीक है। सीजीएल के लिए आप लोग को बहुत पढ़ाए हैं हम मैथ, आप शुरुआत से देखिएगा, बहुत वीडियो पढ़ा हुआ है, और सबका सब काम का वीडियो है, ठीक है। एक भी फालतू बकैती वाला वीडियो नहीं है, समझेगी। फिर से ज्योमेट्री से सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। कहता है कि दिए गए चित्र में चाप ए बी हमारा क्या है? चाप है, आर्क है। चाप ए बी को स्पर्श रेखा DE से बिंदु D पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है, ठीक है। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, DE 8 सेंटीमीटर हो, तो BD का लंबाई क्या है? देखिए लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। AB आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। DE आपका 8 सेंटीमीटर है। BD का लेंथ पूछ दिया है, यहाँ से यहाँ B से D का लेंथ पूछा है, ये कांटा वाला दूरी लेंथ आपसे पूछा है। सिंपल सा सवाल है, सीधा थ्योरम से है। अगर आपको थ्योरम याद है तो भैया
इस केस में क्या होता है कि इस केस में होता है डी का स्क्वायर बराबर बी डी गुना डी ए। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, सीधा थ्योरम है, ठीक है, याद करिए। आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, ठीक है। थ्योरम को अगर एनसीईआरटी से आप पढ़ गए तो मज़ा आ जाएगा, बहुत कुछ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। कहें तो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उतना टाइम नहीं है और उतना ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब आपको सीधा सीधा इसमें वैल्यू रख देना है। डी क्या दिया हुआ है, तो जी 8, डी क्या दिया हुआ है 8, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 बराबर बी डी इंटू डी ए। तो भैया अगर हम बी से डी को x मान लें, ठीक है, तो बी डी तो हमारा x हो जाएगा गुना डी ए क्या हो जाएगा, डी से ए क्या होगा x प्लस 12 हो जाएगा, x प्लस 12 यही ना होगा। अब आप कहेंगे सर कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता दिख रहा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो क्या इसको आगे जाके द्विघात समीकरण जैसा सोल्व करेंगे? नहीं, सिंपल सा बात समझिए, ठीक है, सिंपल सा बात समझिए। इसको हम समझाते हैं कैसे तोड़ना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 बराबर x इंटू एक्स प्लस 12, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x। अब यहाँ से आगे आपको नहीं बढ़ना है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ समझ जाएं कि भैया x का वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है, तो चाहे आप ऑप्शन से कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, BD ही तो हमसे पूछा है और हम BD को क्या माने x है। तो अगर आप यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों तरफ सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब इधर 64 है तो इधर भी 64 हो जाएगा। तो 12x जो भी वैल्यू होगा x का उसको 12 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो अगर हम x बराबर 6 सोचते हैं तो 12 छक्के 72, तो 64 से पार हो जाता है, 6 नहीं होगा। अगर हम 5 सोचते हैं तो 12 पच्चीस 60 और इधर 5 का स्क्वायर 25, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 8 तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो भैया 5 से नीचे सोचना होगा। जैसे ही 4 पर ध्यान जाता है तो ये हो जाता है 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 12 चौके 48, 48 और 16 64, मतलब x बराबर हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए 10 सवाल रखते हैं। देखिए थोड़ा सा लोड बढ़ गया है, कोर्स में भी पढ़ाना होता है और इधर भी ध्यान देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको एग्ज़ाम के टाइम में छोड़ देंगे, बिल्कुल आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ आखिरी पड़ाव तक जाना है, आपके सिलेक्शन में भी शामिल होना है, आपके खुशी में भी शामिल होना है। तो यहाँ पे YouTube पे ना आपको और ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। अभी रीजनिंग का भी हम आपको समझाएंगे, एकदम टारगेटेड रीजनिंग कैसे पढ़ना है। देखिए अब समझिएगा, आपको हम कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज बना के दिए ना जी, कितना मज़ेदार टेस्ट सीरीज है। अभी आगे और आएगा, अभी तो 4 आया है, उसमें 6 और आएगा, टोटल 10 फ्री का है, ठीक है। आप उसको लगाइएगा तो मज़ा आ जाएगा। आप कंप्यूटर किसी भी बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फ्री वाला टेस्ट आप ज़रूर लगाइएगा। आसान मतलब फ्री का है, इसका मतलब वैल्यू उसका भी वैल्यू नहीं है, चाहे क्वेश्चन जैसे तैसे, ऐसा बात नहीं, हर तरीके का सवाल डाला हुआ है और सारा का सारा सवाल रिलेवेंट है, सब कुछ एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट मिलेगा 20 सवाल, ठीक है। आप उसको देखिएगा। इस सेशन को आप थोड़ा शेयर मार दीजिए, और अगर आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जनरल साइंस का हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ का हो, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर वाला तो फ्री में है ही, आप उसको ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए